तो पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर प्रक्रिया आने वाले दिनों में तेज होने जा रही है। पंचायत विभाग की ओर से विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी जिलों में डीसी, एडीसी, जिला परिषद, सीईओ अधिकारियों को पत्र भेजकर पंचायत चुनाव से संबंधित आरक्षित सीटों की ड्रॉ प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। अब 19 सितंबर तक ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी और दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने राज्य चुनाव आयोग द्वारा पत्र भेजने के बाद में 30 नवंबर तक चुनाव करने की अपील स्वीकार कर ली है। हरियाणा में अब पंचायत संस्थाओं के चुनाव 30 नवंबर तक पूरे हो सकेंगे। खत्म हुआ इंतजार, अब हरियाणा में बनेगी छोटी सरकार। पंचायत चुनाव को लेकर साल भर से ज्यादा का इंतजार अब दिवाली की रोशनी के साथ खत्म होने वाला है। हरियाणा सरकार ने राज्य चुनाव आयोग के उस आग्रह को मंजूर कर लिया, जिसमें राज्य चुनाव आयोग 30 नवंबर तक चुनाव संपन्न कराने को कह रहा था। इसके लिए पहले पंचायत चुनाव संपन्न कराने की तारीख 30 सितंबर रखी गई थी, लेकिन पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर हुए बदलाव के बाद बीसीए और अन्य वर्गों के लिए सीटें आरक्षित नहीं हो पाई थीं। लेकिन अब ये मुश्किल भी हल हो गई है। सरकार ने सभी सीटों की रिजर्वेशन की अधिसूचना जारी कर दी है। अब इसके बाद बीसीए के लिए ड्रॉ किए जाने हैं। चलिए एक बार छोटी सरकार के गणित को समझ लें। हरियाणा पंचायत चुनाव 2022। प्रदेश में कुल 6,219 पंचायत है। पंचों की कुल 61,973 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 14,089 सीटें हैं। बीसीए के लिए 600 सीटें आरक्षित हैं। प्रदेश में जिला परिषद सदस्य 411 हैं। पंचायत समिति सदस्य 3,079 हैं। सरपंच 6,219 हैं। पंच 61,973 हैं। जिला परिषद सदस्यों में बीसीए का आंकड़ा 36 है। पंचायत समिति 274 है। पंचायत 6,008 सदस्य हैं। तो प्रदेश की सभी पंचायत समितियों में कुल 3,079 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 694 सीटें हैं। बीसीए के लिए 274 सीटें आरक्षित हैं। पंचायत चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग और सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद गली गली में पंचायत चुनाव का शोर सुनाई देने लगा है। महीनों से चुनाव के लिए जमीन तैयार कर रहे प्रतिद्वंदी आखिरकार मैदान में उतरेंगे और प्रदेश के लिए छोटी सरकार बनाएंगे। चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो हरियाणा पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है और अब जल्द ही लंबे इंतजार के बाद हरियाणा में छोटी सरकार भी बनने जा रही है। तो छोटी सरकार बनाने को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और हलचल तेज हो गई है और उसी के साथ ये भी देखने वाली बात होगी कि जिस बार चुनाव होंगे, छोटी सरकार के चुनाव जरूर इसे कहा जाता है, लेकिन बेहद दिलचस्प और बहुत मायने रखते हैं ये चुनाव। चलिए इसी पर थोड़ी सी अपडेट लेंगे। मेरे सहयोगी रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, छोटी सरकार कहे जाने वाले अब चुनाव शुरू हो रखे हैं, उसके लिए तैयारियां काफी लंबे समय से थी। जिक्र ये भी था कि फरवरी में ही ये चुनाव हो जाने थे, लेकिन समय बहुत लंबा खिंच गया। अब किस तरह की हलचल है चुनाव को लेकर, जरा पूरा अपडेट। देखिए, एक लंबे अरसे के इंतजार के बाद जो है वो अब पंचायत चुनावों को लेकर जो है विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है और बाकायदा जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग ए को लेकर जो आरक्षण दिया जाना था, उसको लेकर भी अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। हालांकि जो 29 सितंबर तक जो है वो ड्रॉ निकालने की सारी प्रक्रिया जो है उसको पूरा कर लिया जाएगा और उसके तहत कौन कौन से ऐसे वार्ड होंगे, कौन कौन से ऐसे जिला परिषद होंगी, पंचायत समितियां होंगी जिनमें जो है वो पिछड़ा वर्ग ए को जो है वो आरक्षण मिलेगा, ये 29 सितंबर के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो हिसार, करनाल और सिरसा में सबसे अधिक 3-3 वार्ड्स जो हैं वो आरक्षित किए गए हैं और गुरुग्राम में एक भी वार्ड जो है वो पिछड़ा वर्ग ए के लिए जो है वो आरक्षित नहीं है। जी बिल्कुल। और देखिए रवि, इस बार पिछड़ा वर्ग ए को भी आरक्षण मिला है, इसका असर कितना देखने को मिलेगा इस बार?
देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार जो है काफ़ी लंबे अरसे से जो है वो पैरवी की जा रही थी कि पिछड़ा वर्ग ए को जो है वो आरक्षण दिया जाए, जिसके मद्देनज़र सरकार द्वारा ये पहल जो है वो की गई है और पिछड़ा वर्ग को जो है वो इन पंचायत चुनावों में आरक्षण जो है वो दिया जा रहा है। इससे निश्चित तौर पर जो है खासा फ़ायदा जो है वो सत्ताधारी पक्ष को जो है वो मिलने वाला है। साथ ही साथ ये आने वाला वक्त ही तय करेगा कि किस तरीके से जो है पिछड़ा वर्ग ए की अगर हम बात करें कि किस तरफ जो है उसका रुख रहता है। जी बिल्कुल रवि, सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि जो पार्टियां चुनाव लड़ने वाली हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिंबल पर चुनाव लड़े जाएंगे और कौन कौन सी पार्टियां हैं जो सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, जरा उसको लेकर भी अपडेट। देखिए, सिंबल पर चुनाव लड़ने को लेकर अगर हम भाजपा जजपा गठबंधन सरकार की अगर हम बात करें तो इनका साफ तौर पर कहना है कि गुरुग्राम के एक पंचायत कमेटी जो है वो समिति जो है वो बनाई गई है। वो समिति जो है इसके ऊपर जो है फैसला लिया जाएगा और उसके फैसला लेने से ठीक पहले जो है सभी जिलावार जो है जिलों से जो है वो अध्यक्षों के साथ, पंचायत वार्डों के साथ, अन्य और यहाँ तक कि पन्ना प्रमुखों के साथ भी जो है वो बैठक जो है वो बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी की अगर बात करें उसके बाद जो है वो फैसले लिए जा सकते हैं। और निश्चित तौर पर अगर हम पंचायत चुनावों की बात करें तो जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनावों को लेकर जो है वो सिंबल पर लड़ने पर जो है वो सहमति बन सकती है, लेकिन अभी भी जो है वो संशय बरकरार है। तो दूसरी ओर अगर हम जननायक जनता पार्टी की बात करें तो जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने साफ लफ्जों में कहा है कि इसका फैसला जो है वो गठबंधन के नेताओं के साथ मिलकर जो है वो लिया जाएगा कि आखिरकार गठबंधन में चुनाव जो है वो लड़े जाएंगे या फिर अलग अलग। जिस तरीके से पहले अगर हम नगर निकाय चुनावों की बात करें, नगर निकाय चुनावों के अंदर जिस तरीके से सीटों का बंटवारा किया गया था, क्या उसी आधार पर जो है वो चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन अभी भी संशय जो है वो निश्चित तौर पर बरकरार है। तो वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस ने नगर निकाय चुनावों में जो है वो सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े थे और सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ने की वजह से खासा नुकसान जो है वो कांग्रेस को झेलना पड़ा था। हालांकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि वो सिंबल पर जो है वो नगर निकाय के चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहते ताकि आपस में जो है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में जो है वो किसी तरीके का टकराव जो है वो देखने को ना मिले। लेकिन अब जब पंचायत चुनावों को लेकर जो है अधिसूचना जारी कर दी गई है तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से पहले भी बयान जो है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से दिए गए थे कि जिला परिषद के लिए विचार किया जा सकता है कि सिंबल पर चुनाव लड़ें या नहीं लड़ें, उसको लेकर जो है विचार किया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो है वो सभी पार्टियों ने जो है वो अपने जो है सिंबल पर चुनाव लड़ने और गठबंधन पर चुनाव लड़ने को लेकर जो फैसला है उसको अभी तक सुरक्षित रखा हुआ है। जी चलिए, फैसला सुरक्षित रखा है, इस पे भी नजर रहेगी रवि। लेकिन देखिए जिस तरीके से आने वाले दिनों में यानी कि 2024 की बात करें, लोकसभा चुनाव देखने को मिलने वाला है। ऐसे में क्या माना जाए, क्या ये जो अगर जीत मिलती है किसी भी पार्टी को तो क्या इसे समझा जाए कि 2024 पर भी इसका असर होगा? निश्चित तौर पर ये एक तरह सा सेमीफाइनल जो है वो देखने को मिलेगा पंचायत चुनाव। जिस तरीके से अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो लगातार ये कहा जा रहा था कि अर्बन इलाकों के अंदर जो है वो भाजपा की अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन रूरल एरिया में जिस तरीके से किसान आंदोलन देखने को मिला उसके बाद से ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या रूरल एरिया के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की उतनी ही पकड़ है या फिर किसी तरीके से कम हुई है। वो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो काफ़ी दिलचस्प रहेंगी और देखने वाली बात ये रहेगी कि पिछड़ा वर्ग ए को आरक्षण देने के बाद कितने समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे। हालांकि अगर हम इसे सेमीफाइनल कहें तो उसमें भी कोई दो राय नहीं होगी। जिस तरीके से लगातार जो है काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना जारी होने के बाद तमाम राजनीतिक दल जो है वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इन चुनावों को यदि वो जीत हासिल करते हैं तो निश्चित तौर पर 2024 के विधानसभा चुनावों में भी वो जीत हासिल करेंगे। जी बिल्कुल रवि, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि 2024 में जब हरियाणा में चुनाव होंगे उसके लिए ये उसका कहने कहीं सेमीफाइनल होगा और तैयारियां भी उस तरह से होंगी। लेकिन इसमें हर एक पार्टी की हम बात करें, जैसे सबसे बड़ी पार्टी इनेलो कही जाती थी और अच्छा वर्चस्व हरियाणा में रहा और अब एक ही सीट पर सिमट कर रह गई, तो क्या कहीं ना कहीं इस चुनाव के माध्यम से समझे एक बार फिर से आने वाले समय में अपना भविष्य इस चुनाव में देख रही है इनेलो?
देखिए, अगर हम इनेलो की बात करें तो इनेलो जो है वो लगातार जो है, अगर हम 25 सितंबर की बात करें उस दिन भी जो है वो इनेलो जो है वो अपना सख्ती प्रदर्शन करके जो है वो एक मैसेज जो है वो समूचे प्रदेश में और साथ ही साथ नेशनल लेवल पर एक मैसेज देने का प्रयास जो है वो इनेलो कर रही है। लेकिन अगर हम धरातल की बात करें, धरातल पर उनकी मात्र एक सीट है और वो भी अभय चौटाला की। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये इनेलो का क्या कुछ वर्चस्व जो है वो पंचायत चुनावों में देखने को मिलेगा, ये काफ़ी दिलचस्प रहेगा। जिस तरीके से अगर हम इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की बात करें, अभय सिंह चौटाला की बात करें, इनकी तरफ से तमाम लगातार जो है वो बैठकें की जा रही हैं, जिला वाइज बैठकें की जा रही हैं, सभी कार्यकर्ताओं को जो है वो एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद यदि किस तरीके के रिजल्ट जो हैं वो सामने आएंगे, हालांकि इनेलो का साफ तौर पर कहना है कि वो ये चुनाव जो है वो सिंबल पर लड़ने के लिए तैयार हैं बाकायदा, और उन्होंने बाकायदा जो है वो अन्य राजनीतिक दलों को भी चैलेंज किया है कि वो भी पंचायत चुनाव जो है वो सिंबल पर लड़े। हालांकि उनकी तरफ से यह बयान जरूर दिया गया था कि इनेलो जो है वो पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ेगी, लेकिन आधिकारिक पुष्टि जो है वो अभी होना बाकी है। जी बिल्कुल, आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। रवि, बने रहिए आप हमारे साथ। तो देखिए, लगातार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है और इसी बीच रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से देखिए जो पार्टियां हैं वो तैयारी कर रही है। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए जहां हरियाणा में पंचायत चुनावों को लेकर प्रक्रिया आने वाले दिनों में तेज होने जा रही है। पंचायत विभाग की ओर से विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी जिलों में डीसी, एडीसी, जिला परिषद और सीईओ अधिकारियों को पत्र भेजकर पंचायत चुनाव से संबंधित आरक्षित सीटों की ड्रॉ प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश भी दिया है। तो अब 29 सितंबर तक ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी। और दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने राज्य चुनाव आयोग को जो पत्र उन्होंने भेजा था सरकार को, उसको भी मंजूरी दे दी है। अब 30 नवंबर तक चुनाव कराने की अपील स्वीकार कर ली गई है। हरियाणा में अब पंचायत संस्थाओं के चुनाव 30 नवंबर 2022 तक ही हो सकेंगे, ये भी साफ हो गया। खत्म हुआ इंतजार, अब हरियाणा में बनेगी छोटी सरकार। पंचायत चुनाव को लेकर साल भर से ज्यादा का इंतजार अब दिवाली की रोशनी के साथ खत्म होने वाला है। हरियाणा सरकार ने राज्य चुनाव आयोग के उस आग्रह को मंजूर कर लिया, जिसमें राज्य चुनाव आयोग 30 नवंबर तक चुनाव संपन्न कराने को कह रहा था। इसके लिए पहले पंचायत चुनाव संपन्न कराने की तारीख 30 सितंबर रखी गई थी, लेकिन पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर हुए बदलाव के बाद बीसीए और अन्य वर्गों के लिए सीटें आरक्षित नहीं हो पाई थीं। लेकिन अब ये मुश्किल भी हल हो गई है। सरकार ने सभी सीटों की रिजर्वेशन की अधिसूचना जारी कर दी है। अब इसके बाद बीसीए के लिए ड्रॉ किए जाने हैं। चलिए एक बार छोटी सरकार के गणित को समझ लें। हरियाणा पंचायत चुनाव 2022। प्रदेश में कुल 6,219 पंचायत है। पंचों की कुल 61,973 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 14,089 सीटें हैं। बीसीए के लिए 600 सीटें आरक्षित हैं। प्रदेश में जिला परिषद सदस्य 411 हैं। पंचायत समिति सदस्य 3,079 हैं। सरपंच 6,219 हैं। पंच 61,973 हैं। जिला परिषद सदस्यों में बीसीए का आंकड़ा 36 है। पंचायत समिति 274 है। पंचायत 6,008 सदस्य हैं। तो प्रदेश की सभी पंचायत समितियों में कुल 3,079 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 694 सीटें हैं। बीसीए के लिए 274 सीटें आरक्षित हैं। पंचायत चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग और सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद गली गली में पंचायत चुनाव का शोर सुनाई देने लगा है। महीनों से चुनाव के लिए जमीन तैयार कर रहे प्रतिद्वंदी आखिरकार मैदान में उतरेंगे और प्रदेश के लिए छोटी सरकार बनाएंगे। चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो लगातार बात हरियाणा पंचायत चुनाव 2022 की हो रही है और इसी को लेकर अपडेट के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि चंदेल हमारे साथ हैं फरीदाबाद से, दीपक गौतम हमारे साथ बने हुए हैं झज्जर से फोन लाइन पर, मेरे सहयोगी प्रदीप धनखड़ हमारे साथ हैं और यमुनानगर से सुनील भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो फरीदाबाद सबसे पहले चलते हैं और दीपक से भी जानकारी लेते हैं। दीपक, देखिए पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है, अब किस तरीके से वहां पर असर देखने को मिल रहा है या फिर आने वाले दिनों में कितना असर देखने को मिलेगा पंचायत चुनाव को लेकर?
देखिए, बिल्कुल अधिसूचना जारी कर दी गई है और इस बात से लोग कम से कम बेहद खुश हैं जो पंचायतों में रहते हैं, जो अलग-अलग गाँव में रहते हैं। दरअसल होता क्या है कि पंचायत का जो मुख्य काम होता है, वो होता है कि गाँव की जो समस्याएँ हैं, उनका अपने स्तर पर निदान करना, और जिसके लिए अब पिछले कुछ समय से हो क्या रहा है कि जब से ये पंचायतें भंग हुई, उसके बाद से तब लगातार लोगों को अपने छोटे-छोटे कामों के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अधिकारियों के पास जाने के बाद क्या होता है कि अधिकारियों की एक लिमिट है कि 25,000 रुपए तक के विकास कार्य वो खुद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई विकास कार्य कराने हैं तो उसके लिए बड़ी लंबी चौड़ी प्रोसीजर है, वो आसानी से फॉलो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाके जितने हैं वो इन दिनों बदहाली के शिकार हैं। लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि जल्द पंचायत चुनाव होने चाहिए, उनके बीच का कोई पंच और सरपंच चुना जाना चाहिए, जिससे कि साफ तौर पर उनके इलाके की जो समस्याएं हैं ये जल्दी खत्म हो। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद उन लोगों को कम से कम राहत मिली है। मैं एक दिलचस्प चीज़ आपको बताता हूँ कि इससे राहत गाँव के लोगों को तो मिली है, लेकिन उन लोगों को भी मिली है जो लोग पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं। हो ये रहा था कि पिछले 2-3 बार से लगातार पंचायत चुनावों की आहट आती थी और ये लोग तैयारी करने लग जाते थे कि अब इनके चुनाव होने हैं तो चुनावों की तैयारी करनी है। अपने अपने बोर्ड बैनर लगा देते थे अपने समर्थकों के बीच में जाकर। जो आमतौर पर होता है किसी भी चुनाव में पैसा खर्च करने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता था, और लगातार होता ये था कि जैसे ही लगता था कि अब पंचायत का चुनाव होगा और उसके बाद वो डेट टल जाती थी, तो होता ये था कि जो लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक थे वो इन दिनों बेहद परेशान थे। साफ तौर पर उनका कहना यह था कि वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार पैसा खर्च कर रहे हैं, लगातार दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन चुनाव आते हैं और फिर टल जाते हैं। तो उन लोगों ने भी कम से कम राहत की सांस एक तरह से ली है जो लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। उन्हें लग रहा है कि अब जल्दी चुनाव हो जाएंगे तो उनका जो खर्चा जो आमतौर पर चुनावों से पहले, चुनाव की घोषणा से पहले जिन्हें करना होता है, उस खर्चे से वो बच पाएंगे। ग्रामीण इस बात से बेहद खुश हैं कि अगर उनके चुनाव जल्दी हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके इलाके का जो नारकीय जीवन हुआ पड़ा है, जो स्थिति खराब है, जो इलाके के विकास कार्य पूरी तरह ठप हैं, वो विकास कार्य हो पाएंगे, क्योंकि अब तक इन विकास कार्यों के लिए लगातार अधिकारियों के पास चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और अधिकारी चूंकि गाँव से नहीं होते तो आमतौर पर अधिकारी उस समस्या से उस तरह रूबरू नहीं हो पाते और उस तरह से उस समस्या का इलाज नहीं कर पाते। तो लोग बेहद खुश हैं, चुनाव लड़ने वाले बहुत खुश हैं और उम्मीद इस बात की कि जल्दी चुनाव होंगे, जिसके बाद छोटी सरकार जो है वो बनकर आएगी और लोगों यानी कि दीपक कुल मिलाकर ये समझ सकते हैं कि जो ये चुनाव हो रहे हैं इससे लोगों को कई उम्मीदें हैं, और खुशी इसलिए भी कि अगर जल्द चुनाव खत्म हो जाते हैं तो जो लोगों की उम्मीदें हैं, चाहे विकास कार्य की बात हो, उनकी समस्याएं जिनका समाधान नहीं हो पा रहा, तो उससे लोगों को जरूर निजात मिलेगी। ठीक है दीपक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। फोन लाइन पर मेरे सहयोगी प्रदीप धनखड़ झज्जर से हमारे साथ हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे। प्रदीप, बात हम पंचायत चुनाव की करें जिसके लिए बहुत पहले से तैयारियां कर ली गई थी, तो अब आपसे समझना चाहेंगे, हालांकि 2024 में हरियाणा में चुनाव होंगे, उसके लिए तो इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है, लेकिन उससे पहले लोकल पॉलिटिक्स किस तरह की चल रही है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, उस पर आपसे अपडेट प्रदीप। तो चलिए इसी के साथ मेरे सहयोगी सुनील भी हमारे साथ जुड़े हुए यमुनानगर से, उनसे भी जानकारी लेंगे। सुनील, लगातार बात हरियाणा पंचायत चुनाव की हो रही है, सबसे पहले आपसे समझते हैं कि फरवरी में चुनाव होने थे, तब से ही तैयारियां की जा रही थी पंचायत स्तर पर, अब ये कहा जा रहा है कि नवंबर तक खत्म हो जाएंगे, कितनी तैयार है? जी बिल्कुल अर्चना, आपको बता दूं कि कई महीनों से जो है चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार हैं वो इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब चुनाव हो। तो जैसे ही 30 नवंबर से पहले जो है चुनाव करवाने की घोषणा हुई है, तब से जो है उम्मीदवारों में और जो गांव के लोग हैं उनमें एक आस जगी है कि जल्द ही चुनाव होंगे, जिससे जो है विकास कार्य जो रुके हुए थे वो जो है लगातार अब जो है शुरू हो जाएंगे। हालांकि अधिकारी जो है, पंचायत अधिकारी अपने स्तर पर कामों को जारी रखवाए हुए थे, लेकिन पंचायतें भंग होने की वजह से कुछ काम ऐसे थे जो रुके हुए थे। हालांकि बात करें तो पिछली बार जो पंचायती चुनाव हुए थे उनमें जो है सरकार ने पढ़ी लिखी पंचायतों का जो ऐलान किया था, और इस बार जो है आरक्षण की वजह से जो है पंचायत चुनाव में देरी हो रही थी। लेकिन सरकार ने जिस तरह इस बार ऐलान किया है कि 30 नवंबर से पहले जो है पंचायती चुनाव होने हैं, तो लोगों में खुशी रहे तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार से नाराज भी होते लोग नजर आ रहे हैं कि इतने महीने जो है चुनावों को लेट कर दिया गया। लेकिन जिस तरह लोगों से बातचीत हुई है तो उनका कहना है कि जल्द ही चुनाव होंगे तो उन्हें जो है उनके गांवों के जो काम रुके हुए थे वो जो है लगातार शुरू हो जाएंगे। वहीं बीसीए वर्ग जिस तरह से आरक्षित किया गया है, तो बीसीए वर्ग के जो लोग हैं वे जो है कई बार चुनाव लड़ने से वंचित रह जाते थे, क्योंकि वहां पर जो है दूसरे जो श्रेणी थी उनको जो है चुनाव लड़ने की जो है
चुनाव में जो है जनरल कोटे में ही लड़ पाते थे, तो इस वजह से उन्हें जो है BCA वर्ग जो श्रेणी रखी गई है उन्हें भी काफी खुशी की लहर है। ठीक है सुनील, आप बने रहिएगा, मैं अपडेट आपसे लूंगी। झज्जर से मेरे सहयोगी प्रदीप धनखड़ भी हमारे साथ है। प्रदीप, हम लगातार यही समझने की सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पंचायत स्तर पर किस तरह की तैयारियां हैं। छोटी सरकार बनने जा रही है, इसका जिक्र जरूर हो रहा है, लेकिन तैयारियां किस तरह की हैं? लोकल पॉलिटिक्स आपसे समझेंगे प्रदीप। जी बिल्कुल, लगातार जो छोटी सरकार बनने वाली है, वो चुनाव का बिगुल भी ये माने कि बज ही चुका है। तो पंचायत चुनाव आरक्षण के लिए अब बहादुरगढ़ में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। 28 तारीख को BCA वर्ग के लिए जो आरक्षित जो पद रखे गए हैं सरपंच के लिए, उनका ड्रॉ निकाला जाएगा और उसके बाद पता चलेगा कि बहादुरगढ़ के जो 4 गांव हैं उनमें कहां पर कौन से गांव में BCA के प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। इतना ही नहीं, बहादुरगढ़ के 8 गांवों की अगर बात की जाए तो यहाँ 15% से ज्यादा BCA वर्ग की आबादी है। 44 पंचायतों में 9 पंचायतें SC वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। ब्लॉक समिति के 30 वार्डों का भी आरक्षण उसी दिन होगा। इतना ही नहीं, बहादुरगढ़ के 44 गांव में 1,55,000 से ज्यादा वोटर्स हैं जो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और छोटी सरकार चुनने का काम करेंगे। अगर प्रशासनिक स्तर पर बात की जाए तैयारियों की, तो लगातार जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। लगातार अधिकारी जो है मीटिंग ले रहे हैं कर्मचारियों के और उन्हें निर्देश दे रहे हैं कि किस तरीके से ये चुनाव की तैयारियां होंगी, किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं और उससे पहले की जितनी भी तैयारियां हैं वो पूरी करने के दावे प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे हैं। लगातार DC महोदय स्वयं कमान संभाले हुए हैं और उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए कर्मचारी पहले से ही तैयार रहें। और इतना ही नहीं, जो वार्डों का और जो गांवों की सीटों के लिए आरक्षण का ड्रॉ होगा उसमें भी किसी तरह की कोताही ना बरती जाए, इसलिए पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने की बात भी कही गई है और ग्राम प्रतिनिधि जितने भी हैं उन्हें सूचना देने की बात की गई है ताकि वो मौके पर पहुंचे और अपने गांव का जब ड्रा निकले तो वो वहीं पर मौजूद हों और पता चल जाए कि किस किस गांव में जो ये 4 आरक्षित सरपंच के लिए पद आरक्षित किए गए हैं वो कौन से गांव होंगे। जी चलिए, ठीक है प्रदीप, बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए, लगातार हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं और हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। हम चलते हैं फरीदाबाद, हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं दीपक गौतम। दीपक, अगर फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर कितने वार्ड है और साथ ही साथ SC और ST वर्ग की बात करें या फिर पिछड़ा वर्ग 1 की बात करें, कितनी सीटें आरक्षित हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल फरीदाबाद की हम बात करें तो फरीदाबाद में तैयारियों की बात सबसे पहले हम करते हैं तो तैयारियां पूरी तरह से की जा चुकी हैं। जिला प्रशासन पहले जो ड्रॉ निकालने की तैयारी कर चुका था, सारी तैयारियां कंप्लीट हो गई थी। तभी खबर इस बात की आई कि अभी ड्रॉ नहीं करने हैं तो प्रशासन ने वो ड्रॉ नहीं करे। तो अब तैयारी पूरी तरह से इस बात की जा रही है कि जल्दी से जल्दी ये ड्रॉ किए जाएँ और इसको लेकर तैयारी प्रशासन की तरफ से पूरी कर दी गई है। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि इन पंचायत चुनावों को अगर हम देखें तो ये पंचायत चुनाव अब चूँकि इनका गोल बच चुका है तो इसको लेकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये पूरी तरह से तैयार नजर आ रही हैं। और आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगाएं कि कांग्रेस लगातार इस बात का दावा कर रही है कि वो इस पंचायत चुनाव को जीतेंगे। इनेलो के अपने दावे हैं, JJP के अपने दावे हैं और BJP के अपने दावे हैं। हालांकि अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा इन पंचायत चुनावों में कि JJP और BJP ये पंचायत चुनाव क्या मिलकर लड़ते हैं या अलग अलग लड़ते हैं। इसके अलावा देखना ये दिलचस्प होगा कि कांग्रेस जो तमाम दावे कर रही है उसके बाद ये पहला चुनाव एक तरह से जो उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिलने के बाद एक तरह से पहला चुनाव ही होने वाला है। तो इस पहले चुनाव में वो कैसी परफॉर्मेंस कर पाते हैं, चूंकि अब तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर संगठन नहीं बना है कांग्रेस का और चूंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर संगठन नहीं बना है तो ऐसी स्थिति में लोगों के बीच में किस तरीके से वो जाएंगे, पंचायत के लोगों को किस तरह से वो मनाएंगे, गाँव के लोगों को किस तरह से मनाएंगे, तो ये एक बड़ी समस्या होने वाली है। इनेलो की हम बात करें तो इनेलो का जनाधार गाँव में बहुत ज़्यादा माना जाता है। माना जाता है कि शहर में इनेलो को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, लेकिन इनेलो को गाँव में बहुत पसंद किया जाता है। तो इनेलो भी अपने दमखम के साथ मैदान में उतरने का दावा कर रही है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। इस बार JJP मैदान में है और JJP जब मैदान में है तो ऐसी स्थिति में इनेलो और JJP के बीच का जो टकराव है ये कहीं ना कहीं इनेलो को कमजोर करने का काम जरूर करने वाला है। तो इसका बिल्कुल दीपक, इस बार की जो स्थिति वो बेहद अलग है और ये भी देखना होगा कि आखिर सभी पार्टियां दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नतीजे क्या होंगे। चलिए बनी रहिएगा दीपक। रवि मेरे साथ है। रवि, बात हम हरियाणा
हरियाणा पंचायत चुनाव की जरूर कर रखे हैं, लेकिन इससे 2024 में होने वाले चुनाव का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है, जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं। हरियाणा में गठबंधन की सरकार है, लेकिन इस बार जो पंचायत चुनाव होंगे, क्या बीजेपी जेजेपी साथ जो है इसको गठजोड़ में ही जो है लड़ेंगी, या फिर ये कहा जाए कि अलग अलग अपना दमखम दिखाया जाएगा? क्योंकि पिछले समय उनके बीच मतभेद की भी खबरें सामने आई थी। रवि, देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम नगर निकाय चुनावों की बात कर लें तो नगर निकाय चुनावों से ठीक पहले जो है वो बीजेपी ने ये ऐलान किया था कि बीजेपी जो है वो सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और अकेले मैदान में उतरेगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव लड़ने से जो है वो मना कर दिया, उसके बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि जिस तरीके से अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के आला कमानों के सामने ये स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि सीधा टकराव जो है वो बीजेपी का जेजेपी से हो रहा था। तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने गठबंधन में जो है वो चुनाव लड़े थे और बाकायदा सीटों का जो है वो बंटवारा किया गया था। उसी आधार पर जो है वो चुनाव लड़े। इस बार भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस जो है वो सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। उसी के आधार पर जो है वो फैसले लिए जाएंगे कि क्या बीजेपी और जेजेपी जो है वो गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। इन बातों का फैसला उसी वक्त लिया जाएगा जब कांग्रेस की तरफ से सभी पत्ते जो हैं वो खोल दिए जाएंगे कि क्या कांग्रेस जो है जिला परिषद के चुनाव जो है वो सिंबल पर लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। उसके बाद ही बीजेपी और जेजेपी गठबंधन जो है वो आपस में बैठकर जो है ये सलाह करेंगे कि किस तरीके से पंचायत चुनावों के मद्देनजर मैदान में उतरा जाए, क्या गठबंधन में मैदान में उतरा जाए या फिर सिंबल पर मैदान पर उतरा जाए। इन तमाम बातों को लेकर जो है उसके बाद ही अंकुश लग पाएगा। सबसे पहले देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का क्या फैसला रहता। कांग्रेस जिला परिषद के चुनाव जो है वो सिंबल पर लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, उसी आधार पर जो है गठबंधन सरकार अपना फैसला तय करेगी। बिल्कुल बिल्कुल रवि, इस बार सबसे दिलचस्प ये होगा कि हर पार्टी, चाहे कांग्रेस की बात हो, हम जेजेपी की बात करें, बीजेपी की बात हो या इनेलो की, हर किसी का क्या इस बार की तैयारियां, क्या फैसला होगा, ये काफी दिलचस्प होगा। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और दीपक, प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।